सो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर आज ग्राफ्स कराना था। नहीं, कल वाला तो आज नहीं होगा ना कंटिन्यू बेटा, वो तो हफ्ते में एक ही एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस शुरू करना था। यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म हो गया था, एरर एनालिसिस शुरू करना था, है ना? यस सर हाँ बेटा, सर यूनिट्स एंड डायमेंशन में सर सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट है। वो एरर एनालिसिस का पार्ट है बेटा, यस ठीक है? ओके सर। बेटा उस चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस है, आपके एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम, ठीक है? तो हम उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, एरर एनालिसिस। अब देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि व्हेन वी से एरर, we do not mean mistake। समझ में आई बात? एरर का मतलब यहां पर फिजिक्स में मिस्टेक नहीं है, समझ में आया? आप गलती करेंगे तभी एरर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? ओके। यस सर। इनफैक्ट आप कितना भी अच्छे से काम करिए, बिल्कुल एक्यूरेट काम करिए, तब भी आपके मेजरमेंट में एरर जरूर आएगा। समझ में आई बात? सर, पर वो तो बहुत एक्यूट होगा। हाँ, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी गलती से जो एरर आ रहा है उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर, ठीक है? सो वेन एवर a measurement is taken, is made, an error occurs, होता ही होता है। मेजरमेंट लोगे तो एरर होगा ही होगा, नथिंग कैन बी मेजर्ड परफेक्टली, ठीक है? इनफैक्ट इफ आई गिव यू अ स्टिक, लेट्स से आई एम गिविंग यू दिस स्टिक, and I give you a measuring tape. If you measure the length of this stick again and again and again, sometimes your measurement will be more than the others। कभी आपका मेजरमेंट ज्यादा होगा, कभी कम होगा, अगर आप सेम स्टिक की लेंथ बार बार मेजर करते हो। समझ में आई बात? मेजरिंग, अच्छा ये तो नजर नहीं आएगा, measuring the same quantity multiple times may result in different रीडिंग्स। समझ में आई बात? एक ही चीज की मेजरमेंट अगर आप बार बार लेते हो, मान लेते इस केस में रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हो, स्टिक की लेंथ मेजर कर रहे हो, तो एक ही चीज की मेजरमेंट अगर आप बार बार लोगे तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ठीक है? सो इसलिए हम अपनी मेजरमेंट में हमारे लिए एरर को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, लेट्स से मैंने यहां पर लेंथ मेजर की है इस रॉड की, रीडिंग नंबर, मतलब अगर मैं सेम रॉड की लेंथ मेजर करता हूं बार बार, तो अलग अलग रीडिंग में अलग अलग आंसर आ सकते हैं। जब मैंने पहली बार रीडिंग ली तो लेट से आंसर आया 99.2 सेंटीमीटर, दूसरी बार में आया 99.4 सेंटीमीटर,
तीसरी बार में आया 98.9 सेंटीमीटर, चौथी बार में आया पूरा 99.0 सेंटीमीटर, और फिफ्थ बार में आ गया लेट से 98.5 सेंटीमीटर। लेट से उस रॉड की लेंथ मेजर करने पे अलग अलग मेजरमेंट लेने से अलग अलग आंसर हमें मिले। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, एवरेज रीडिंग। एवरेज रीडिंग क्या हो जाएगा? इन सबका एवरेज। समझ में आई बात? हाँ या ना? सर Yes. सर एक बार पहले से रिपीट कर दीजिए ना, मतलब मेरा नेट कनेक्शन मतलब कम हो गया था तो मैं कह नेट रहा हूँ, ज्वाइन। सुनो, बहुत कुछ पढ़ाया नहीं, वो सिंपल सी चीज है, जो पढ़ाया वो सब लिखा हुआ ही है। क्या है कि अगर हम कभी भी किसी चीज को मेजर करने जाएंगे तो उसकी मेजरमेंट में एक एरर आएगा ही आएगा। हम एक ही क्वांटिटी को बार बार मेजर करेंगे तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस रॉड की लेंथ मेजर करी, तो पहली बार जब रीडिंग ली तो आंसर आया 99.2, सेकंड रीडिंग में आया 99.4, थर्ड में आया इतना, फोर्थ में आया इतना, फिफ्थ में आया इतना। तो एवरेज रीडिंग जो आया इसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? मेजर्ड वैल्यू। ये इस केस में कितना होगा फटाफट निकाल के देखिए तो। 98 मेरा आ रहा है आंसर, तुरंत आ गया 99.0 सेंटीमीटर। ये आया मेरा आंसर। आ रहा है आप लोगों का? Yes sir, 99. 99.0 बोलोगे, 99 नहीं बोलोगे, ठीक है? The 99.0. 99.0 सेंटीमीटर इसका आंसर आया, ठीक है? तो ये क्या हो गया? मेजर्ड वैल्यू। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर। सर वो एरर क्यों आता है? मतलब एक तो फिक्स क्वांटिटी होता है ना लेंथ। नहीं, बात को समझो। सबसे पहले तो मैंने ये भी बताया था कि एरर का मतलब मिस्टेक नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि गलती करोगे तभी एरर आएगा, एरर आएगा ही आएगा, ठीक है? क्यों आएगा उसके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम लोग कि एरर क्यों आ रहा है। उनमें से कुछ सोर्सेस को हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। बट कुछ सोर्सेस हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, बट एरर का सोर्स मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। मैं आपको सबसे पहले काम की चीज बता रहा हूं कि भैया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। समझ में आई बात? अब आप बोलो, अब यहां पर एक समझदार बच्चा मुझे तुरंत टोक देगा कि सर ये ट्रू वैल्यू किसको पता है? Yes sir. समझ में आई बात? यस सर। तो इसलिए ट्रू वैल्यू को रिप्लेस करके हम लोगों को लिखना चाहिए एक्सेप्टेड वैल्यू। अब ये एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है सर? तो देखो, एक्सेप्टेड वैल्यू आपको तब पता होगी अगर किसी और बंदे ने आपके मुकाबले बहुत बेटर इंस्ट्रूमेंट से, आपके मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे से, आपके मुकाबले बहुत ज्यादा बार, आपने 5 बार रीडिंग ली, उसने 50 बार रीडिंग ली, रीडिंग लेकर उसका एवरेज निकाला, तो उसका जो आंसर होगा वो एक्सेप्टेड वैल्यू होगा। समझ में आई बात? एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, ट्रू तो किसी को नहीं पता, तो ट्रू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेप्टेड मान सकते, ठीक है? अब यहां पे सवाल उठता है, सर अगर वो एक्सेप्टेड वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी तब मैं क्या करूं? तब मैं क्या करूं? समझ में आ रही बात? Yes sir. यस सर। तो उस केस में मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा, एक नई चीज डिफाइन करूंगा, मीन एरर।
वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि अगले पेज पे करूँगा तो नंबर्स कॉपी करने पड़ जाएंगे मेरे को, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीन एरर। ये कैसे निकलेगा? आप देखिए 99.2 रीडिंग आई थी, आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 99, आप इसी को एक्सेप्टेड वैल्यू मान लीजिए। आप यही क्या है आपका एक्सेप्टेड वैल्यू, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं पता तो आप इसी को एक्सेप्टेड वैल्यू मान लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आई बात? मीन एरर कैसे निकालेंगे? 99.2 माइनस 99.0 कितना हुआ? 0.2 हुआ। Yes. प्लस 99.4 माइनस 99.0 कितना हुआ? 0.4. 0.4 प्लस अगर आप ये करोगे तो कितना आएगा? माइनस 0.1 आएगा। देखना यहाँ पे कुछ झमेला होने वाला है। Yes. यहाँ कितना आएगा? 0 होगा। 0. यहाँ कितना आएगा? माइनस 0.5 आएगा। हाँ या ना? Yes. yes sir इनका एवरेज निकालोगे तो कितना है? देखिए तो जरा, कॉपी मत करना इसको ऐसे, बट इनका एवरेज निकालोगे तो कितना आया? Sir, 0. 0 आया, और हमेशा 0 ही आएगा, मैथमेटिकली प्रूव कर सकता है। तो इसलिए हम लोग मीन एरर ऐसे नहीं निकालते। मीन एरर में ये जो माइनस आ रहा है ना, इसको भी प्लस कर दो। अब निकालो तो कितना आया? 0.6 प्लस 0.6 1.2 by 5 that is equal to 0.24 0.25 है ना? yes sir सो आप बोलोगे इसका मतलब आपका एब्सोल्यूट एरर इफ ट्रू वैल्यू नॉट गिवन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मीन एरर। और मीन एरर किसके हिसाब से निकाला जाएगा? मीन एरर निकाला जाएगा आपके इस मेजर्ड वैल्यू को, जो मीन वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो ऐसे में आप इसकी लेंथ क्या रिपोर्ट करोगे? आप बोलोगे लेंथ L इज इक्वल टू 99.0 प्लस माइनस 0.24 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? हाँ या ना? और एक बार रिपीट कर दीजिए, नेट प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहां जो एवरेज वैल्यू आई ना, उसी को आपने बोला ये मेरी ट्रू वैल्यू है या मीन वैल्यू है। इसमें एरर कितना आया आपका? मीन एरर 0.24 आया। आप इसको रिपोर्ट करोगे एज लेंथ, मतलब इसको आप रिपोर्ट करोगे एज एरर और बोलोगे 99.0 लेंथ मैंने मेजर करी है, जिसमें 0.24 सेंटीमीटर तक का एरर हो सकता है। ठीक है? ओके सर। मतलब सर यहाँ आप- एरर मतलब क्या डिफरेंस? मतलब आप कहोगे कि यार मैंने मेजर तो किया 99.0, पर मैं आपको बता दे रहा हूं 98.76 से लेके 99.24 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आई एम नॉट श्योर। ओके, मतलब एक रेंज है ना। एक रेंज बता दी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो हमने रेंज बता दी। उस रेंज में एरर जितना छोटा हम लोग पहुंच पाए उतना बढ़िया, है ना? Yes. उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर कह रहे हैं हम। समझ में आई बात? फटाफट कॉपी करेंगे इसे। देखो ध्यान दो, इसके बाद इस पॉइंट के बाद आप इसको कॉपी करोगे और उसके बाद अंत में लिखोगे लेंथ L इज इक्वल टू इतना। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. वैसे ट्रू वैल्यू कभी गिवन होगी नहीं, तो हम हमेशा यही काम कर रहे होंगे, मीन एरर निकाल के उसी का एब्सोल्यूट एरर बोल देंगे। ठीक है बेटा? Yes. जल्दी जल्दी कॉपी करो। Sir, हो गया? देखो बात को sir समझो, done बात को समझो। यहां से कोलकाता तक, कोलकाता में मान लीजिए आपने, मैं आसनसोल के एक पॉइंट से कोलकाता के एक पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए बोला मैं एक काम करता हूँ, कार्ड ड्राइव करके चला जाता हूँ, जो रीडिंग आएगी उससे आंसर बता दूंगा। ठीक है? दैट आंसर लेट्स से केम आउट टू बी 220
किलोमीटर, ठीक है। अब क्योंकि मैं कार से मेजर किया, वो सही तरीका नहीं है मेजरमेंट का, हो सकता है मेरे कार के टायर में हवा कम हो या उसका मीटर ही खराब हो, 250 मेजरमेंट करता ही नहीं ओडोमीटर, तो कुछ गलती हो सकती है ना। Yes, sir. यस सर। तो मैं यहाँ पर इसका, अब मैं 220 किलोमीटर एग्जैक्ट बोल दूंगा तब तो सामने वाले को दिक्कत हो सकती है। उसने एग्जैक्ट 220 किलोमीटर मान के, लेट से कुछ उसे काम हो, उसने मान लीजिए उसको इतनी बड़ी सड़क बनानी हो, उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, पता चला 250 किलोमीटर उसका नुकसान हो गया, है ना। Yes, sir. तो मैं उसे ये बता सकता हूँ, देख यार मैंने मेजरमेंट लिया था, मेरा मेजरमेंट 220 आया, पर मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, 220 मत मान, तू 220 प्लस माइनस 20 मान ले, ठीक है। ये 20 किलोमीटर का एरर हो सकता है मेरे मेजरमेंट के तरीके से, लेट से मुझे समाउ पता हो, तो वो बोलेगा ठीक है, मतलब 200 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है लेंथ, है ना। Yes, sir. तो अब वो जब गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करेगा तो वो मान के चलेगा यार 240 किलोमीटर के केस में मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। समझ में आ रही Yes. बात। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मांग लेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट देती तो ठीक, नहीं देती ठीक है यार, किसी और को करने दो काम, लेकिन लॉस तो नहीं खाएगा ना मेरी गलती से वो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस चैप्टर में, आप ये आपको कोई नहीं बताता, हर कोई बताता है कि आपका इसमें हर एक रीडिंग में एरर होती है, एरर होती है, एरर होती है, वो सब अपनी जगह पर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं इस एरर को, क्योंकि हम साइंस में, फिजिक्स में छोड़ी, साइंस में कहीं भी कुछ भी अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोलने के लिए, वो है कि यार इसका आंसर मेरे को नहीं पता। अगर आप ये बोलने से कतराओगे तो आप साइंस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मतलब आप कभी भी आप साइंस के स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। इफ यू कांट से कि आई डोंट नो, यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, ओके। आई डोंट नो बोलना जरूरी है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिगर इट आउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस का क्या इलाज है हमें आज की डेट में नहीं पता, बट लोग लगे हुए हैं ना उसका जितना अच्छा इलाज हो सके वो ढूंढने में, उसका आंसर ढूंढने में, हाँ या ना। Yes, sir. सो वही बात है, एलियन है कि नहीं हमें नहीं पता, पर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, क्या पता कल को मिल जाए। आज मान के जब तक नहीं मिला तब तक मान के चल रहे नहीं है, जिसे मिल जाएंगे बोल देंगे हाँ है, मान के नहीं चल रहे, हम मान के चल रहे, हमें नहीं पता, हो भी सकता है, पर अभी तक नहीं मिले तो मान के चलते नहीं है। समझ में आई बात। Yes. सो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप उससे ज्यादा ट्रांसफर ना करें सामने वाले को। ये काम किसका है, ये काम किसका है, ये काम टीचर्स का है, साइंटिस्ट का नहीं, ठीक है। ये जितना पता नहीं उससे आगे ही बता दिए कि देखो आपके जीवन में एक दुख आने वाला है, अगले 3 दिन के अंदर कुछ भयानक दुख आने वाला है, ये पूजा करवा लो। ये सब काम उन लोगों का है, साइंटिस्ट का नहीं है ना। Right, sir. समझ में आई Yes, बात। sir. तो हम लोगों का सीधा सा नियम है, जितना पता है उससे ज्यादा नहीं बताएंगे। मैंने बोला यार 220 किलोमीटर मैंने मेजर किया, बट मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, इसलिए तू मान ले 200 से लेकर 240 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इतना इसके बारे में मैं श्योर। तो वैसे ही जब मैंने पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया कि द लेंथ इज इक्वल टू 99.0 प्लस माइनस 0.24 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या है, आई एम टेलिंग द अदर पर्सन दैट अकॉर्डिंग टू माय मेजरमेंट द लेंथ कैन बी एनीथिंग बिटवीन 98.76 टू 99.24 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। Yes, sir. अगर Yes, इससे sir. ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग की तेरे को जरूरत है तो खुद मेजर कर ले, मेरे से नहीं हो रहा। जिसको इससे कम एक्यूरेसी से काम चल जाता है वो यूज करे मेरा आंसर, जिसको इससे ज्यादा एक्यूरेट चाहिए खुद कर ले भैया, मैं नहीं मेरा दे, मैं तेरे से पैसे भी नहीं लूंगा, मैं तेरा काम भी नहीं करूंगा। समझ में आई बात। Yes. सर मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ऑलवेज मीन एरर निकालना पड़ेगा सर, हाँ अगर ट्रू वैल्यू दिया ना। देखो, अगर आपको अलग अलग रीडिंग्स दे रखी, तो अगर आप लैब में ही काम कर रहे हो तो आपको ऐसा काम करना पड़ता है। मान लीजिए लैब में जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसकी रिपोर्ट बना रहे हो, तो उसमें आपको यही करना पड़ता है, ठीक है।
ओके सर। समझ में आई बात? यस हालांकि सर। क्लास 11-12 में जो रिपोर्ट्स होती है उसमें शायद एरर एनालिसिस उतना नहीं मांगते, बट अगर आपको सही में रिपोर्ट्स बनानी है, मतलब, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो जेई मेन वगैरह में आ सकता है कि रीडिंग से यदि बताओ इसका एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो उसमें मीन एरर ही एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? यस उसमें रिपोर्टिंग कैसे होगी? मीन, एवरेज प्लस माइनस मीन एरर, ठीक है? इसके बाद आता है अगला टर्म रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है भाई? तो ध्यान दीजिए, देखिए मैंने एक चीज की लेंथ मेजर की L1। अच्छा, ये है क्या बेसिकली? इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं L0 प्लस माइनस डेल्टा L। समझ में आई बात? ऐसे लिखा जाए, ये 99 क्या हो गया? L0 हो गया मीन वैल्यू, और ये क्या हो गया? डेल्टा L मतलब एरर हो गया। समझ में आई बात? प्लस माइनस का मतलब एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है? ओके मतलब ओके। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर। लेट से मैंने लेंथ मेजर करी L1, मैंने उसमें एरर कर दिया लेट से 10 सेंटीमीटर का, और आपको मैंने लेंथ मेजर करने के लिए दी L2, आपने उसमें एरर कर दिया लेट से 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप बताइए दोनों में से, हम दोनों में से किसने एरर ज्यादा किया? किसका रीडिंग ज्यादा अच्छा है? सर L2 का रीडिंग ज्यादा है। L2 का रीडिंग ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसका एरर कम है ना? यस यस ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैंने यहां से लेके कोलकाता तक का डिस्टेंस मेजर किया, उसमें 220 किलोमीटर प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर किया। मैंने बोले यहां से कलकत्ता तक के डिस्टेंस में मैंने सिर्फ 10 सेंटीमीटर का एरर किया है, और आपको मैंने 1 मीटर के अप्रोक्सीमेटली लेंथ का जो स्टिक है उसका लेंथ मेजर करने के लिए बोला, आपने बोला ये किलोमीटर, ठीक है? आपने बोला ये 1 मीटर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। बताओ तो किसका एरर कम है? सर ऊपर वाला कह रहे हैं। मैं यहां से कलकत्ता तक का डिस्टेंस आपको सिर्फ 10 सेंटीमीटर के एरर के साथ बता रहा हूं, और आप मेरे को 1 मीटर की लेंथ की स्टिक की लेंथ में 5 सेंटीमीटर का एरर करके बता रहे हो। कौन अच्छा है? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला अच्छा है ना? यस तो सर। एरर के मैग्नीट्यूड से ये बोलना सही नहीं है कि कौन सा रीडिंग अच्छा है, कौन सा रीडिंग खराब है, कौन सा रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा रीडिंग कम एक्यूरेट है। हम क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं, यहाँ पर रिलेटिव एरर डिफाइन करते हैं। रिलेटिव एरर, इट इज डिफाइंड एज डेल्टा L बाय L, या किसी क्वांटिटी Q में करेंगे तो डेल्टा Q बाय Q, इसको हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। समझ में आई बात? समझ में आया? जहां डेल्टा Q क्या है? क्यों? एब्सोल्यूट एरर। बेसिकली फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर कह रहे हैं। समझ में आई बात? इसी के बेसिस पे आपने बोला ना कि ये वाली रीडिंग ज्यादा अच्छी है। यस यस सर। तो लगे हाथ एक और चीज आ जाती है, परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को लिखने का एक अलग तरीका है। डेल्टा L बाय L को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बट 1 को लिखने का तरीका हमारा होगा 100%, है ना? समझ में आई बात? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। विच रीडिंग इज मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज, कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है यस इसमें? सर। कोई दिक्कत नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ता हूं। अगला है आपका सोर्सेज ऑफ एरर, की आखिरकार ये एरर क्यों हो रहा है।
सोर्सेज ऑफ एरर। तो इसमें सबसे पहला है केयरलेसनेस। कई लोग सही से रीडिंग लेते ही नहीं है, केयरलेस होकर रीडिंग लेते है ना, तो उनका तो एरर आना ही आना है। बेसिकली ये क्या है, इसको हम लोग ह्यूमन एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन प्रीवियस पेज दिखाना। एरर। ठीक है, बेसिकली एक चीज समझिए, छोटी सी चीज समझिएगा। आपने वो लकड़ी वाला स्केल देखा है? लकड़ी वाला स्केल, Yes, sir. लकड़ी वाले स्केल का शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना, Yes. साइड से देखोगे तो। ऐसा ही कुछ होता है ना भाई, ऐसे ऐसे। यस सर। और यहां पर आपकी मार्किंग होती है, राइट? Yes, sir. अब देखो, आप अगर उस स्केल से इस लाइन का लेंथ मेजर कर रहे हो, ये वो मिस्टेक है, ये वो केयरलेस मिस्टेक है जो आप सब लोग ऑलरेडी करते हो, इसलिए बता रहा हूं। आपने मेजर करने के लिए वो स्केल यहां रखा है ना, आपने देखा इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर 0 था, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा ऊपर, आपने देखा इसको, तो आपने बोल देखा यहाँ पर लेट्स से 10 सेंटीमीटर था, तो आप बोल दोगे 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, राइट? है ना? Yes, sir. एकदम सही है। पर ध्यान दीजिएगा, इस स्केल में ये एक हाइट होती है, ये थिकनेस होती है कि नहीं होती? Yes, sir. यस सर। और लाइन जो है इस थिकनेस के ऊपर बनी होती है, यस राइट? सर। और कई लोग उस स्केल को देखकर साइड से देखते हैं, है ना? तो बेसिकली अगर मैं इसको साइड से देखूं तो आपका सिस्टम क्या है, ये आपकी लाइन है, आपका 0 यहां पर लिखा हुआ है, स्केल के ऊपर 0 जो है वो थोड़ी हाइट पे लिखा हुआ है, और यहां पर लेट से 10 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हो इसको यहां से, है ना? साइड से देखिए, तो साइड से देखने पे क्या होगा, आपको उस लाइन के एंड पे क्या नजर आएगा? यहां वाली रीडिंग नजर आएगी, हाँ या ना? समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। तो ये बेसिकली आपका लेट से 9.5 सेंटीमीटर, तो आप बोल दोगे रीडिंग कितनी है, लेंथ एल इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, जबकि लेंथ एक्चुअल कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। तो ये गलती किसकी है? सर ह्यूमन। आपकी गलती है ना? यस सर। अब ह्यूमन एरर दो तरीके के होते हैं, तो इसलिए कभी भी अगर स्केल से मेजरमेंट लो तो हमेशा सीधे ऊपर से देखना चाहिए, साइड से नहीं देखना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. चलो, तो ह्यूमन एरर के दो सोर्सेज हो, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है भैया सिली मिस्टेक होगी। सिली मिस्टेक कैसे? कि आपने देखा 9.8 सेंटीमीटर, लिखते हुए गलती से 9.6 सेंटीमीटर लिख दिया, या आपकी राइटिंग इतनी खराब थी कि आपने 9.8 ही लिखा, पर घर पे जाके जब दोबारा पढ़ा तो 9.6 पढ़ने में आया। तो ये गलती क्या है? सिली मिस्टेक है ना? यस सर। एंड दीज सिली मिस्टेक्स आर नॉट सो सिली। ठीक है, आपकी वाट लगा सकते हैं सिली मिस्टेक्स, खासतौर से एग्जाम में। तो सिली मिस्टेक नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए एरर इन नोटिंग। इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है, पर आप नोट ही लिखिए, नोटिंग ही लिखिए। ठीक है, नोट करने में एरर कर लिया या लिखने में, पढ़ने में एरर कर लिया। दूसरा है रॉन्ग मेजरमेंट टेक्निक। मेजरमेंट की टेक्निक ही गलत है। ठीक है, अब ये कैसे होता है सर, मेजरमेंट की टेक्निक गलत कैसे हो जाती है? एक तो मैंने बताया आपको, है ना? Yes, sir.
दूसरा बताता हूँ, एक चीज आती है जिसका नाम होता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज आपने देखा तो होगा नहीं, क्योंकि स्कूल में तो गए नहीं आप लोग 11th क्लास में। यस स्क्रू गॉज देखे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को पता किसी को नहीं पता। स्क्रू गॉज में क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, एक आइडिया दूंगा जो मेरे काम का है। देखिए क्या होता है, आप इसका यूज करते हो किसी पतले से वायर की थिकनेस निकालने के लिए, ठीक है, समझ में आई बात? ओके सर। क्या करते हो, उस पतले से वायर को आप यहाँ रख देते हो, ये वायर है, और उसके बाद आप स्क्रू गॉज को घुमाते हुए टाइट करते हो, ठीक है। जब टाइट करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वायर कांटेक्ट में, दोनों एंड, मतलब ये भी और ये भी वायर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। यस सर। उस वक्त ये कितना आपको घुमाना पड़ा, कितना आगे गया है, ये सब देखने का तरीका होता है। उसका यूज करके आप इस वायर की थिकनेस को मेजर करते हो। समझ में आई बात? ओके सर। जितने डिग्री से घुमाओगे उतना छोटा हो जाएगा ना वायर, उतना पतला होगा ना वायर, यस या उतना ज्यादा होगा, डिपेंड नहीं करता कि किधर घुमाया, मतलब टाइट करने के लिए घुमाया कि ढीला करने के लिए घुमाया, राइट। जनरली हम लोग ढीला करने के लिए घुमाते हैं, तो जब ढीला किया तो जितना ज्यादा ढीला किया उतना मोटा वायर है, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, यस अब इसके लिए करते क्या, हम पहले ज्यादा ढीला कर लेते हैं, फिर वायर लगा के उसको आपस से टाइट करते हैं। अब इसको टाइट करने के लिए ना, एक तो होता है यहां पर घुमाने का जगह होता है, ठीक है, दूसरा उसको लास्ट में एडजस्टमेंट के लिए एक और स्क्रू जैसा होता है, ठीक है। होता है ये, मैंने अपने खुद के आंखों से देखा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वायर को यहाँ रखा, कॉपर वायर को, और इसको खूब जोर से टाइट कर दिया। जब खूब जोर से टाइट किया तो क्या होगा, जो वायर था आपने उसको दबा के और पतला कर दिया, यस सर। यस है ना, है ना? यस सर। तो वो आपकी मेजरमेंट लेन हमेशा ही गलत आएगी, क्योंकि आप हमेशा ही कम मेजर करोगे, राइट। यस सर। तो ये सही Yes, तरीका है क्या? नहीं सर। नहीं ना, ऐसे बहुत सारे रॉन्ग मेजरमेंट टेक्निक्स हैं, हर एक इक्विपमेंट को हैंडल करने का प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। वो सीखे बिना लोग तुरंत कूद पड़ते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत सारी एरर्स आते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया केयरलेसनेस, ह्यूमन एरर, जिसके दो मैंने पार्ट बता दिए। कॉपी कर लो इसको जल्दी जल्दी। अब ये सब कॉपी मत करने बैठना, सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सर का नहीं कॉपी। सिर्फ इतना कॉपी करना जो सर हो गया। हो गया। आगे बढ़ूं? यस। यस बेसिकली ह्यूमन एरर हो गया पहला। दूसरा क्या है, एरर इन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एरर इन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है भाई? तो सर इसमें सबसे पहला है जीरो एरर। ये बड़ी इजीली हैंडल भी हो जाता है। कैसे? देखो, ये एक स्केल था जिसमें यहां जीरो था, राइट, और यस। आपको लेंथ मेजर करनी थी, तो आपने क्या किया था, एक एंड को जीरो पे रखा था, पर क्या हुआ, आपका स्केल टूट गया। और यहां पर शुरुआत हो रही है लेट्स से 2 सेंटीमीटर से, तो अब आप क्या करोगे, मेजरमेंट की शुरुआत तो आप यहीं से कर सकते हो ना। हाँ सर, 2 से मेजर करेंगे, फिर फाइनल लेंथ को लेट्स से ये -2 आया कर 7 देंगे। सेंटीमीटर, तो अब क्या करोगे, आप इसमें बोलोगे जीरो एरर कितना है, जहां से आप शुरुआत कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, जीरो एरर। वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का,
ठीक है। रीडिंग कितनी आई आपकी 7 सेंटीमीटर, तो आपकी ट्रू रीडिंग कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, मतलब रीडिंग माइनस 0 एरर। ठीक है। आप यहां पे एक और टर्म लिखते हो जिसका नाम है जीरो करेक्शन। क्या नाम है? जीरो करेक्शन। वो आपका नेगेटिव ऑफ जीरो एरर होता है, दैट इज माइनस 2 सेंटीमीटर। मतलब आपको फाइनल रीडिंग में ये जीरो करेक्शन ऐड करना है। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? जो अपन ने स्क्रू गॉज बनाया था, वापस बना लेता हूं। स्क्रू गॉज के जब दोनों जब स्क्रू को जब आप इस सपोर्ट के साथ कांटेक्ट में ले आओगे, उस वक्त अगर ये रीडिंग जो अगर कुछ रीडिंग दे रहा है, इस वक्त अगर ये कुछ रीडिंग दे रहा है, तो रीडिंग एट दिस मोमेंट इज जीरो एरर। समझ में आई बात? हाँ या ना? क्योंकि अभी आपने यहाँ पे बीच में कुछ नहीं रखा है, तो थिकनेस कितनी है जो बीच में रखा हुआ उसका 0। उस वक्त जो रीडिंग है वो क्या है? 0 एरर। समझ में जीरो आया? यस सर। अच्छा, तो एक हो गया 0 एरर। तो इसको हैंडल करना काफी आसान है। क्या करते हैं इसके लिए? ट्रू रीडिंग, ट्रू वैल्यू या ट्रू रीडिंग लिखना चाहिए, वैल्यू तो लिखते ही नहीं अपन लोग, मेजरमेंट में रीडिंग लिखना चाहिए। ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस एक्चुअल रीडिंग माइनस 0 एरर। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे है ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर, एक्चुअल रीडिंग और ट्रू रीडिंग एक ही है। एक्चुअल रीडिंग ये हो गया, ट्रू रीडिंग ये हो गया। ओके सर। दिस इज एक्चुअल। आगे सर बढ़े वहाँ पे जीरो करेक्शन -2 सेंटीमीटर क्यों हुआ सर, एक बार बोल दीजिए। बेटा। जो जीरो एरर होता है उसका नेगेटिव को जीरो करेक्शन बोलते हैं, बस हमने एक टर्म डिफाइन करी है। जीरो करेक्शन ऐड कर दोगे आपकी रीडिंग में तो ट्रू रीडिंग आ जाएगी। ठीक है। सर ओके तो सर। जीरो एरर का डेफिनेशन हाँ, क्या? सर तो जीरो एरर का डेफिनेशन क्या हो? द रीडिंग the actual reading when true reading is 0 is called zero error। ठीक है। और और क्या लिखूंगा है? समझ में आई बात? ओके। चलो आगे बढ़े। जीरो एरर के अलावा इंस्ट्रूमेंट में और कौन सा एरर हो सकता है? तो एक हो सकता है स्केलिंग एरर। आप दुकान पे गए, एक बहुत अच्छी कंपनी का स्केल मिल रहा था, स्केल मतलब रूलर मिल रहा था, वो उसका दाम था 10 रुपया, और एक आपको बहुत ही सस्ता रूलर मिल रहा था जिसका प्राइस देता था 50 पैसे। आपने बोला ये सस्ता वाला खरीद लेते हैं। अब सस्ता वाला क्या है, एक तो कमजोर था, टूट टाट जाएगा, अलग बात है। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, बट मान लेते हैं आपकी किस्मत खराब थी, आपको ऐसा मिल गया। उसने क्या किया था, स्केल की लेंथ बचाने के लिए, आपके जो रूलर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 15 सेंटीमीटर होते हैं ना। यस सर। यस सर। उसने पैसे कम करने के लिए, प्लास्टिक बचाने के लिए यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया है। पर आप इसकी जो ट्रू लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ 14 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? आया ना? आया कि नहीं आया समझ में? सर मतलब यस सर। एक्चुअल में 14 था, पर आइडिया 15।
अपन एक्चुअल में 14 था बट उसने 15 सेंटीमीटर लिख के बीच में स्पेस, इक्वल स्पेस पे लाइन खींच दी। गंदा स्केल बनाया उसने। मजा आएगा आपको? नो सर। तो यहाँ पर क्या है, स्केलिंग एरर, क्योंकि हर एक जो दो लाइंस है या हर एक जो दो क्या बोलते हैं, जो भी दो लाइंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर से कम है, राइट? यस ये इस तरीके के एरर क्या बोलते हैं, स्केलिंग एरर। ये आपके इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है। अब देखो उसने जानबूझ के किया, किसी कंपनी ने बहुत अच्छे से किया, तब भी ये 14.9 पे मार दिया गलती से 15 सेंटीमीटर, तो क्या करें? कुछ कर सकते हो क्या? तीसरा है लीस्ट काउंट एरर। लेट्स से मेरे पास ये एक स्केल है, इस स्केल में यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है एंड सो ऑन। ये 1.5 है और बीच में 1 2 3 4। ठीक है, मैंने लेंथ मेजर करी इस स्केल का यूज करते हुए, लेट्स से इस लाइन की, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? सर 1.3 1.1 सेंटीमीटर है कि 1.2 सेंटीमीटर है? 1.2। So 1.2. 1.2 दिख रहा है सब लोगों को? 1.2 सेंटीमीटर है ना? यस सर। अच्छा, Yes, sir. हो सकता है लेंथ 1.2 नहीं हो बल्कि 1.19 हो, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। Yes. यस सर। पर क्या आप इस स्केल का यूज करके 1.19 बता सकते हो? नो सर। नहीं ना। तो आप या तो यहाँ पे 1.1 बता पाओगे या 1.2 बता पाओगे, है ना? Yes, sir. बीच की रीडिंग नहीं ले सकते, या तो 1.1 बताओगे, 1.2 बताओगे, 1.3 बताओगे, बीच की रीडिंग ले ही नहीं सकते। और एक्चुअल में तो उसकी लेंथ में हो सकता है 1.15 हो या 1.16 हो, तो क्या करोगे? ये आपके इंस्ट्रूमेंट की औकात से आगे निकल गया मेजरमेंट, है ना? यस Yes. इसको कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। इसलिए जब भी आप इस स्केल का मेजरमेंट, इस स्केल का यूज करके मेजरमेंट लोगे, तो आप क्या रिपोर्ट करोगे? आप बोलोगे 1.2 तो सर मेरा आ रहा है, बट क्योंकि लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर का है इसलिए प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर का है, इसलिए प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आया? आया ना? यस इसमें ये लीस्ट काउंट ही आपका एरर बन जाएगा। वैसे अगर आप इस पे इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको मिलेगा लीस्ट काउंट का आधा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमको पता है कि अगर 1.1 और 1.2 के बीचों बीच से थोड़ा लेफ्ट में हुआ तो हम लोग 1.1 बोल देते, थोड़ा राइट में तो 1.2 बोल देते हैं, है ना? यस सर। तो इसलिए बोलता है लीस्ट काउंट का आधा। बट आपके एनसीईआरटी में या आपके एग्जाम्स में नॉर्म है कि आप लीस्ट काउंट के बराबर लोगे, चाहे जेई मेन ले लो, चाहे जेई एडवांस ले लो, चाहे नीट ले लो। और उसके पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये कि यार आधा एरर इधर हुआ है, हो सकता है आधा एरर इधर भी हुआ हो, आया ना? Yes, sir. तो टोटल एरर लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। बोलो। Yes, sir. तो बेसिकली कई बार आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे, खासतौर से जो जेई मेन, जेई एडवांस, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको कोई और एरर बताया नहीं आता, पर बस बता दिया जाता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इतना। तो आपको उस वही लीस्ट काउंट एरर मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है? एरर को आप हमेशा लीस्ट काउंट एरर के बराबर मान लोगे। ओके बेटा? Okay, sir. चलो, तो देखो जीरो एरर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, स्केलिंग एरर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि किस तरीके का स्केलिंग एरर है, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना?
मतलब Yes. अगर आपने इस स्केल का मेजरमेंट लिया आपने अगर 7 सेंटीमीटर, तो आपको पता है यार ये एक्चुअल में सॉरी अगर आपने इस स्केल से मेजरमेंट लिया 7.5 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर ही होगा, हाँ या ना? Yes, sir. क्यों? क्योंकि 14 सेंटीमीटर में इसने 15 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर में यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। समझ में आई बात? तो स्केलिंग एरर को आप हैंडल कर सकते हो जिसके बाद जो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो मेरा गला मतलब आना कि सर आपका बोला सिलेबस में नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा कि यार ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपसे नहीं पूछा जा सकता। तीसरा ये जो तो स्केलिंग एरर आप हैंडल कर सकते हो, जीरो एरर हैंडल कर सकते हो, लेकिन लीस्ट काउंट एरर को हैंडल करने का एक ही तरीका है, क्या बताओ? क्या बोलो? Sir, half लेके plus minus sir. इंस्ट्रूमेंट चेंज करो, ठीक है? Okay, sir. समझ में आई बात? इंस्ट्रूमेंट चेंज करो, और कोई उपाय नहीं है लीस्ट काउंट एरर को हैंडल करने का, को कम करने का, तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करना होगा। जो हम नहीं करेंगे तो हमारा लीस्ट काउंट एरर ही हम लोग एरर मान लेंगे। आप बोलोगे सर लीस्ट काउंट एरर को एरर क्यों मान रहे किसी और, उससे बड़ा भी तो हो सकता है एरर, हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. यस सर। तो हम सिर्फ लीस्ट काउंट को ही क्यों मान लेते हैं? देखो इसके पीछे एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है मेजरमेंट का, कि मान लेते हैं हमारे मेजरमेंट के तरीके में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से एरर आ रहे हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट के अलावा अलग भी होता है, वो उसको कहते हैं एनवायरमेंटल एरर या सराउंडिंग की वजह से एरर, टेम्परेचर की वजह से एरर आ सकता है, प्रेशर की वजह से एरर आ सकता है कि नहीं आ सकता? Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्केल एक्सपैंड हो गया, लो भाई एरर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा. यस सर आएगा। तो ये जो बाकी के जो एरर हैं उन सोर्सेस की वजह से जो एरर आ रहा है, आप हमेशा इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही लोगे जिसका एरर उसके कंपेरेबल, ठीक है? समझ में आई बात? इंस्ट्रूमेंट आप हमेशा ऐसा लोगे जिसका एरर बाकी फैक्टर्स के एरर के कंपेरेबल हो। अब कहने का मतलब ये समझो कि मान लेते हैं आपको यहां से कोलकाता तक का डिस्टेंस मेजर करना है, और आपने बोला मैं मीटर स्केल से या मेजरिंग टेप से मेजर करूंगा बिछा कर, तो यार मेजरिंग टेप में जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है ना? Yes, sir. यस सर। आप यहां से कलकत्ता तक का डिस्टेंस कोई 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी पे निकाल पाओगे? नहीं sir. तो उस 1 सेंटीमीटर के लीस्ट काउंट का कोई मतलब नहीं है। आप कोई और मेजरिंग टेप ले सकते थे जिसमें सिर्फ मीटर मार्क किए हुए हो या 10-10 मीटर मार्क किए हुए हो, ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? Yes, sir. यस सर। है ना? या आप कोई और टेक्निक यूज कर सकते हो, जैसे कि उस मीटर टेप से मेजर करने, सॉरी मेजरिंग टेप से मेजर करने से बेटर तो ये ना कि गाड़ी चला के मेजर कर लो, है ना? Yes, sir. तो यस सर। ये सब अलग अलग जगहों पे कितना प्रिसाइज आपको मेजरमेंट चाहिए उस हिसाब से आप अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं। आपने यहां पर सिर्फ एक सिंपल स्केल यूज किया है क्योंकि आपको पता है आपका मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी है वो 1 मिलीमीटर के आसपास ही होने वाली है, आपका 0.1 मिलीमीटर पे कभी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए आपने इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं किया। समझ में आई बात? तो जो भी है अल्टीमेटली आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो लीस्ट काउंट है उसी को आप एरर मान लोगे अपना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी आया तो। ठीक है बेटा? सर क्वेश्चन में लीस्ट काउंट मेंशन कर देगा? हाँ कर देगा, ओके सर। किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो देगा ना, या तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए देगा या लीस्ट काउंट बता देगा, है ना? आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। वैसे आपको एक चीज बताऊं, आईआईटी में 3-4 साल पहले एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, जिसमें 2 आंसर उनको करेक्ट मानने पड़ गए थे। एक आंसर उससे लिया था जिसमें एरर को आप लीस्ट काउंट के बराबर लिए थे, एक
और लीस्ट काउंट का आधा लेने पर भी एक आंसर आ रहा था। उन दोनों को आईआईटी ने करेक्ट माना था। ठीक है, समझ में आई बात? पर जेई मेन और नीट ऐसा नहीं करेंगे, वो आपके लीस्ट काउंट के बराबर ही एरर मान के चलेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। चलो। तो और कहां से सोर्स है? तीसरा सोर्स है सराउंडिंग। मतलब कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गया, है ना? समझ में आई बात? समझ में आया? यस सर। Yes, जस्ट sir. जस्ट इमेजिन यस दिस। सर। एक चीज को इमेजिन करिए, आपको दो वॉल्स के बीच में, ये एक वॉल है, ये एक और वॉल है, इन दोनों वॉल्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। तो आप क्या करें? एक लड़का यहाँ खड़ा हो गया, एक लड़का यहाँ खड़ा हो गया, बीच में मेजरिंग टेप लगा दिया, लेंथ मेजर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस यस सर। मुझे हालांकि इसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने मन से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये मेजरमेंट टेक्निक सही है कि गलत है? एक एंड पे मैं हाथ में मेजरिंग टेप पकड़ के खड़ा हो गया, दूसरे एंड पे मेरा दोस्त मेजरिंग टेप पकड़ के खड़ा हो गया, मेजरमेंट ले लिया। ये मेजरिंग टेक्निक सही है कि गलत है? बोलो, गलत। क्यों गलत है? सर एक्यूरेट तो नहीं है। गलत इसलिए है क्योंकि फिर मेजरिंग टेप ऐसा नहीं रहेगा, मेजरिंग टेप अपने वेट की वजह से ऐसा हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। तो एक्चुअल में ये लंबी लेंथ मेजर कर रहा है, राइट? यस सर। Yes, पर sir. अभी भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि जो मेजरमेंट लोगे वो हमेशा ज्यादा आएगा, कम भी आ सकता है। क्यों हो सकता है? ये अपनी वेट की वजह से इसमें जो टेंशन आया, वो टेंशन इतना ज्यादा आया कि वो एक्सपैंड कर गया। हाँ या ना? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो सर ये लास्ट मेजिंग, पॉइंट नहीं समझे। अरे यार हो सकता है ना वो खींच गया हो, खिंचा गया हो, लंबा हो गया हो, आपने दोनों तरफ जोर से पकड़ के रखा है, खींच रहे हो दोनों तरफ से, तो उसकी लेंथ बढ़ गई हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस यस सर। एक्सपैंड। एक्सपैंड कर गया हो, है ना? तो हाँ ये सर। वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम है इस टेक्निक में। इसलिए मेजरमेंट हमेशा कैसे लेने चाहिए? ग्राउंड व्यू पर, ऐसे बिछा में, सपोर्ट दो से ग्राउंड से। समझ में आई बात? यस हवा में मेजरमेंट नहीं लेनी चाहिए मेजरिंग टेप से। तो जो भी है, ये कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा था कि आप लोग, हम लोग मेजरमेंट लेते हुए करते हैं। सबसे कॉमन तो वही बताया था कि स्केल को से जो मेजरमेंट लेते हो तो सीधे ऊपर से नहीं देखते हो, साइड से देखते हो, है ना? और यस सर। स्केल के मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि बच्चे ऐसी गलती करते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो प्लेन सरफेस होता है ना, जिसको आप नीचे रखते हो स्केल में, ट्रांसपेरेंट स्केल में, हमेशा वहां पे मार्किंग होती है, ऊपर नहीं होती। देखा कभी? Yes, sir. ताकि ये नॉर्मल सीधे ऊपर से देखने वाला एरर जो है वो कंट्रोल में आए। समझ में आई बात? चलो फिर, ये अपना काम हो गया, आगे बढ़े। सोर्सेज ऑफ एरर हो गया। यस सर। तो हम लोग सोर्सेज ऑफ एरर से पहले क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, है ना? यस चलो फिर, यार एक टॉपिक और था, दिमाग में नहीं आ रहा। चलो ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे
हैंडलिंग एरर्स। सर टाइप्स ऑफ एरर है? टाइप्स ऑफ एरर में कोई तो याद नहीं आ रहा कि टॉपिक क्या था टाइप्स ऑफ एरर में, क्योंकि सर कांस्टेंट एरर है सब। हाँ ये टाइप्स ऑफ एरर में अलग अलग तरीके से, मैं तो वो भी टाइप्स ऑफ एरर में तो ये भी बोल सकता हूँ ना, ह्यूमन एरर, यस इंस्ट्रूमेंटल सर। एरर और वो सब, तो वो समझ नहीं आ रहा था कौन सा वाला टॉपिक। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के एरर है, एक है डायरेक्शनल और एक है रैंडम। ठीक है, डायरेक्शनल एरर में मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट में हमेशा गलती एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे कि आपका जीरो एरर है, आपका जो मेजर्ड वैल्यू था, जो मैंने पिछला एग्जांपल कराया था उसी को यूज कर रहा हूं, मेजर्ड वैल्यू कितना था, 7 सेंटीमीटर था। जीरो एरर कितना था, 2 सेंटीमीटर था, इसलिए Yes. ट्रू मेजरमेंट कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ। तो आप देख रहे हो कि ट्रू इज ऑलवेज लेस देन मेजर्ड, राइट? यस सर। ऑलवेज। ये कैसा एरर हुआ, डायरेक्शनल हुआ, हमेशा एक ही डायरेक्शन में एरर कर रहा है, हमेशा ट्रू वैल्यू जो है, ये हमेशा हमारा जो मेजरमेंट है वो ज्यादा ही आता है। तो इसका करेक्शन कैसे करते हैं, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और क्या हो हाँ सकता है सर। दूसरा, स्केलिंग एरर भी हमेशा ट्रू डायरेक्शनल ही होगा ना, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. जीरो एरर एक और है, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट एरर। ये कांस्टेंट नहीं है, बट जीरो एरर हमेशा कांस्टेंट है। दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये क्या, इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, इसमें आ सकती है हमारी बेवकूफी है, ह्यूमन एरर, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना? दूसरा, ह्यूमन एरर के अलावा और क्या हो सकता है रैंडम में, बोलो? सराउंडिंग की वजह से जो एरर आ रहा है, Yes. यस सर। सराउंडिंग एरर। और क्या हो सकता है, लीस्ट काउंट एरर, Yes, sir. Please. है ना? ये भी दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो ये रैंडम है। ओके बेटा, तो Yes. लीस्ट काउंट कैसे हो रहा है सर रैंडम में? बेटा बात को समझो, अगर इसकी लेंथ 1.1 और 1.2 के बीच में आ रही है, तो आप इसको 1.1 भी लिख सकते हो, 1.2 भी लिख सकते हो, हाँ या ना? यस सर। तो कभी आपका मेजरमेंट एक्चुअल से कम हो जाएगा, कभी मेजरमेंट एक्चुअल से ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है, लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, ओके सर। लीस्ट काउंट एरर क्या, रैंडम एरर है ना? तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एरर। चलो फिर आगे बढ़े। Yes, sir. तो अब बात करते हैं हैंडलिंग एरर्स, हैंडलिंग मेजरमेंट्स विथ एरर्स। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो एग्जांपल आपको बोलने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, पर वो इंजीनियरिंग के टाइम का एग्जांपल है, उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बस प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो हम लोगों को क्या बोला गया कि यार आप जाकर ग्राउंड का पूरा नक्शा तैयार करिए जहां पर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है। समझ में आई बात, क्या साइज है, क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, वगैरह वगैरह, समझ में आई बात? Okay. यस सर। अब मान लीजिए कि उस ग्राउंड को जिसको मैं मेजर करने जा रहा हूं, उसका शेप ट्रायंगुलर है, या उसका एक पोर्शन ट्रायंगुलर है ना? समझ में आई बात? तो मैंने बोला चलो एक काम करता हूँ, उस ट्रायंगल के सारे एंगल मेजर करते हैं। तो यहां खड़ा होके हमने ये वाला एंगल मेजर किया,
इस एंगल के मेजरमेंट में कुछ एरर आया, इसमें भी कुछ एरर आया, इसमें भी कुछ एरर आया। हमने देखा इन तीनों एंगल्स के एरर का जो सम है, क्योंकि इन तीनों में कुछ कुछ एरर था, ये केम आउट टू बी इक्वल टू 179 डिग्रीज। ये प्रैक्टिकली हुआ था हमारे साथ। और उसके बाद हमें बोला गया था वो जो शेप है उसको अपने नोटबुक में प्रॉपरली ड्रॉ करिए। नोटबुक नहीं था, चार्ट पेपर था, प्रॉपरली ड्रॉ करिए। नाउ हाउ डू आई ड्रॉ अ ट्रायंगल whose sum of angles is 179 degree? Can I draw a triangle with sum of angles equal to 179 degrees? No, sir. No, sir. मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया ना, आया ना। Yes. और ये समझिए, ये पीएचडी के लेवल पे काम नहीं हो रहा है, ये मास्टर्स के लेवल पे काम नहीं हो रहा है, बीटेक में हो रहा है, सेकंड ईयर में। मतलब आप लोग 2 साल में मेरे से पढ़ने का जहां होगे उसके बाद 1.5 साल बाद आपको ये पढ़ना है। तो ये काफी डिफिकल्ट है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. अच्छी चीज ये आपको अभी नहीं पढ़ना, बट मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था कि यार एरर कितना बड़ा स्टडी है। दिख रहा है आपको? एरर बहुत बड़ी स्टडी है। आप सोचिए, आज की डेट में हम लोग सब कुछ डिजिटली मेजर करके कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और कंप्यूटर को बोलते हैं भैया इसका मीनिंग निकालो। अब यार कंप्यूटर को 179 को छोड़ो, 175 डिग्री सम है ट्रायंगल्स के, तीनों एंगल को उसको ट्रायंगल बनाने के लिए बोल रहे हो, वो क्या करे बेचारा? तो पहले एरर खुद सीखो, फिर उस एरर को हैंडल करना कंप्यूटर को सिखाओ। अपने आप में बहुत बड़ी रिसर्च फील्ड होगी कि नहीं हो गई? Yes, sir. और हर एक चीज में अलग अलग सीखो, है ना? तो एरर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मेरा आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जब कॉलेज में था, मेरा 4th ईयर में जो बीटेक प्रोजेक्ट था, बीटेक जब मिलता था एक प्रोजेक्ट करना होता, ठीक है? तो जो बीटेक प्रोजेक्ट था उसमें मेरा प्रोजेक्ट ये था कि एक मशीन थी जिससे यूज करके आप एक जगह के पॉइंट्स का अलग अलग डिस्टेंसेस निकाल सकते थे। मतलब एक सरफेस के फोटो खींचते हो ना, फोटो में सिर्फ कलर वगैरह आते हैं। उसमें क्या है, हर एक एंगल पे कितने डिस्टेंस पे पहला पॉइंट मिला, दीवार कहाँ मिली, खिड़की कहाँ मिला, पंखा कहाँ मिला, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स का डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट से कहाँ कितना कितना है, कितने कितने एंगल पे, ये मेजर कर लेता वो मशीन। ठीक है, समझ में आई बात? उस मशीन का यूज करके, उस मशीन की रीडिंग का यूज करके मेरे को रूम का या बिल्डिंग के बाहर का एक्सटर्नल एरिया का या किसी भी जगह का 3D स्ट्रक्चर तैयार करना था। समझ में आया? Okay. ये काम मैं 2004 में कर रहा था। आप लोग आजकल देखते हो टीवी पे 3D स्ट्रक्चर हर चीज का, बिल्डिंग का, इसका उसका, उस वक्त नहीं मिलते थे। ठीक है, तो वो मेरा बीटेक प्रोजेक्ट था। उसका प्रॉब्लम का मैंने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला था। इतना अच्छा सोल्यूशन निकाला था कि मेरे जो प्रोफेसर थे एकदम खुश हो गए थे कि हाँ यार, इस तरीके से कर एक क्वेश्चन जिसको लोग लंबे लंबे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत लंबे लंबे तरीके से, वो हमने ऐसा सोल्यूशन निकाला जो चुटकियों में हो जा रहा है। मतलब जिस चीज के लिए दूसरे लोग 1000 लाइन के कोड लिख रहे थे, हमको सिर्फ 20 लाइन के कोड लिखने थे। ठीक है, उतने में काम हो जा रहा था। इतना अच्छा मेथड निकाला था। वो 20 लाइन का कोड लिखा, डेटा को उसके अंदर फीड किया। पता है क्या हुआ? कोड मतलब प्रोग्रामिंग, ठीक है? डेटा को उस प्रोग्राम के अंदर फीड किया, पता है क्या हुआ? कुछ नहीं आया। जो सोचा था वैसा कुछ नहीं आया। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज वो मशीन जो मेजरमेंट ले रही थी उसमें एरर इतना ज्यादा था कि मेरा मेथड काम नहीं कर सकता। मेरा मेथड तब काम करता अगर एरर निग्लिजिबल हो। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब उस मशीन का रीडिंग्स में एरर हो गया था। मशीन की रीडिंग में जो एरर था ना, उस एरर को हैंडल नहीं कर सकता था मेरा प्रोग्राम, मेरा मेथड। जो भी मेथड से मैं सॉल्व कर रहा था ना, कि कौन सी दीवार है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर दीवार के कॉर्नर्स हैं, वगैरह वगैरह, वो चीजें मेरा मेथड जो था वो तभी काम करेगा उसमें अगर मशीन बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो। और वो मशीन जो मैं यूज कर रहा था वो ऑलरेडी 1.5 लाख की थी। ठीक है, इंडिया में बनती भी नहीं थी मशीन, ऑस्ट्रेलिया से मंगाई थी। तो
और समझ रहे हो, तो इसलिए मेरा मेथड बेसिकली फ्लॉप था, जस्ट बिकॉज ऑफ एरर्स। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं बेटा जो एरर की वजह से हम लोग यूज नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ रही बात? सर तो वो ट्रायंगल में आपने एक एक एंगल्स कैसे मेजर किया? बेटा उसमें एडजस्टमेंट का तरीका होता है, प्रॉपर एक थ्योरी होती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप ये स्टेप्स करिए, उसके हिसाब से अपने अपना एंगल निकालिए। ठीक है, वो ओके अपना एक सर। प्रॉपर मेथड होता है उसका, आपको अभी नहीं समझना उसका। बट हमें इन एरर्स को हैंडल करना आना चाहिए। आपको इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं सॉल्व समझना है, आपके लिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स को आपको हैंडल करना है। जैसे कि आपने मान लेते हैं एक रेक्टेंगल के साइड्स मेजर किए, उन साइड्स के मेजरमेंट में कुछ एरर आया, अब आपको उसका एरिया निकालना है, तो आपको बताना है कि एरिया में कितना एरर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस करना है। समझ में आई बात? ओके सर। ठीक है, सो अब इसमें मैं आपको एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं। ठीक है, एकदम शॉर्ट। पहला है केस 1, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो अगर आप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें एरर कैसे होगा? मान लेते हैं आपके पास एक क्वांटिटी है Q1, जिस चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं आपको इस लंबी लाइन की लेंथ मेजर करनी थी, लेकिन इसको मेजर करने के लिए आपके पास इतना बड़ा स्केल नहीं था, तो आपने क्या किया, इस लाइन के 2 टुकड़े कर दिए। बोला मैं इस लेंथ को मेजर कर लेता हूँ L1, इस लेंथ, या L1 L2 नहीं करेंगे, A भी कर देते हैं। इस लेंथ को मैं मेजर कर लूंगा A, इस लेंथ को मेजर कर लूंगा B, और मैं इसकी टोटल लेंथ को बोल दूंगा L। मैं फॉर्मूला लगा दूंगा L इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, यस सर। लेकिन मैंने L को मेजर नहीं किया, A एंड B आर मेजर्ड and L is calculated, right? यस सर। A और B को मैंने मेजर किया है, L को कैलकुलेट किया है, तो L में क्या मुझे करना पड़ेगा वो हमें सीखना है। तो जवाब ये है कि लेट से आपने जब A को मेजर किया तो आपका आंसर आया A0 प्लस माइनस डेल्टा A। ठीक है, और जब B को मेजर किया तो आंसर आया B0 प्लस माइनस डेल्टा B। तो आपका लेंथ L जो है वो A प्लस B है, तो आप क्या करोगे, दिस इंप्लाइज आप लिखोगे लेंथ L मेरा एक्चुअली होगा L0 प्लस माइनस डेल्टा L, विच विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, A0 प्लस B0 प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ध्यान दीजिए, ये जो मीन वैल्यू है L0, ये सिंपली मीन वैल्यू से आप कैलकुलेट कर लोगे। कभी भी कोई भी मेजरमेंट ले, कोई भी काम कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, जो मीन वैल्यू की कैलकुलेशन होगी उसके लिए सर क्या इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? सर डेल्टा है क्या है सर? चेंज इन। चेंज नहीं बेटा, एरर है, एरर इन लेंथ। ओके सर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जो मीन वैल्यू है इसको, इस पे दिमाग मत लगाओ, मैं पहले इस पे बात कर रहा हूं। मीन वैल्यू में आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप यहाँ पे A प्लस बी कर रहे थे ना, तो लिख दोगे L0 इज इक्वल टू A0 प्लस B0, कहानी खत्म। प्रॉब्लम कहां है, ये डेल्टा L कैसे निकाला जाए? तो जवाब ये है कि जब क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं
तो डेल्टा एल जो नेट एरर होता है वो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐड होता है। क्या है नोट डालने लायक बात, when quantities are added or subtracted, the absolute error gets added। समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा, यहां पे और सब्ट्रैक्टेड नहीं है, सिर्फ ऐड ही होगा। एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। ओके, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब सोच लो, अगर आपने बोला लेट से a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, आपकी कोई क्वांटिटी है q इज इक्वल टू a माइनस b, तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? Yes, सब नहीं, 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आई बात? yes. एरर कभी कैंसिल नहीं होता, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। आप क्योंकि वो एरर को और घटा देंगे। हाँ, अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तब तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो गया, मतलब आपने एकदम एक्यूरेटली कुछ मेजर कर लिया। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। Yes, sir. समझ में आई बात? एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि भैया एरर सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता है। सर हो गया कॉपी। सर कॉपी कॉपी हो गया सर। हो गया, चल। मान लेते हैं आपका मन किया आज कुछ शॉपिंग करेंगे मार्केट जाके, अभी नहीं, कोरोना के टाइम पे नहीं जाना है, बट लेट से किसी का मन किया शॉपिंग करने का नॉर्मल टाइम से। उसने सोचा मैं शॉपिंग, मतलब नॉर्मल शॉपिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करने जा रहे हैं, मैं एक टीवी खरीदूंगा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदूंगा। उसने बोला टीवी की रेंज शायद 30,000 से लेकर 40,000 तक हो, और रेफ्रिजरेटर की प्राइस शायद तक मैं जो लूंगा वो 16K से लेकर 24K तक, लेट से। समझ में आई बात? यस Yes, sir. तो टीवी की प्राइस को आप क्या लिखोगे? सर 35K 35 प्लस माइनस 5K है ना? है ना? वैसे 35K प्लस माइनस 5K लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है, समझ गए ना बात को? और रेफ्रिजरेटर की प्राइस को क्या लिखोगे? 20K प्लस माइनस 4K। है ना? अब आप मार्केट जा रहे हो, आप मन बना के गए हो मैं तो दोनों चीज खरीद के ही लाऊंगा चाहे जो हो, तो आपको कितने रुपए लेके जाने चाहिए मार्केट में? सर 64K। 64 से ज्यादा। 64 लेके जाना पड़ेगा ना? यस वो Yes, कैसे sir. निकाला आपने मालूम है? आपने बोला इसलिए टोटल प्राइस कितना होगा? 35 प्लस 25 55 प्लस माइनस 9K। मतलब हो सकता है आपका काम 46 में ही हो जाए, हो सकता है आपको 64 लगे, है ना? यस 46 में कैसे हो सकता है? अगर आपने यही दोनों खरीद लिए, दोनों आपको सस्ते मिल गए, तो आपका 46 में काम हो जाएगा, राइट? और अगर आपने महंगा खरीदा दोनों, तो 64 लग जाएगा। हाँ या ना? यस Yes, sir. तो मिनिमम अगर 46 लेके गए तो हो सकता है कि आप दोनों सामान लेके आ जाओ, और अगर आपको इंश्योर करना है कि दोनों लेकर ही आना है तो आपको कितना लेके जाना चाहिए? 64, राइट? Yes, sir. बेसिकली हमने यहाँ पे एरर को ऐड किया। चलो ये तो अच्छी बात। आपने बोला नहीं मेरे को कार खरीदनी है, लेकिन मेरे पास एक पुरानी कार रखी हुई है,
मैं आज कार बेच दूंगा और नई कार खरीद लूंगा। आपने एस्टिमेट लगाया कि मेरी जो पुरानी कार है उसकी प्राइस 4 लाख से लेकर 4.5 लाख तक है, और जो नई कार में लूंगा उसकी प्राइस 10 लाख से लेकर 11 लाख तक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, 4.25 प्लस माइनस 0.25 लाख है ना, और ये कितना है 10.5 प्लस माइनस 0.5 लाख है, हाँ है ना। Yes, sir. तो आपको बताइए कि आपके पास ओल्ड कार के अलावा कैश कितना होना चाहिए जिससे कि आप ये नई कार खरीद पाओ, लोन नहीं लेना होगा, ठीक है, कैश कितना होना चाहिए जिससे कि आप ये न्यू कार खरीद पाओ, बताओ मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे कि, 40 lakhs. मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे कि मिल ही जाए, मिल ही जाए नहीं, शायद मिल जाए। Sir, 40 lakhs. 40, Sir, 40. 40 लाख, भाई मैं पुरानी कार बेचूंगा ही क्यों, 40 लाख होगा तो 4 गाड़ी खरीद के लाऊंगा नई गाड़ी। 6 lakh. मिनिमम 6 लाख होना चाहिए, क्यों 5.5 में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है आपकी कार बिक जाए 4.5 में और आपको नई कार मिल जाए 10 लाख में, हाँ या ना, Yes, sir. हो सकता है। और मैक्सिमम कितना खर्च हो सकता है आपका? 15 लाख। 15 लाख कैसे खर्च हो जाएगा यार? Sir, 7 lakh. लाख 7। 7 लाख खर्च हो सकता है ना। 11 लाख में आपको नई कार मिली और आपकी पुरानी कार सबसे सस्ते में बिक गई, 4 लाख में बिक गई, है ना, हाँ है Yes. ना। तो ये Yes, क्या हो sir. गया बेसिकली, Yes, sir. ये क्या हो गया बेसिकली 5.25 प्लस माइनस 0.75, राइट। देख सकते हो एरर ऐड हुआ है। इवन दो आपको जो कैश लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए, न्यू कार की प्राइस माइनस ओल्ड कार की प्राइस लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. क्वांटिटी देखिए सब्ट्रैक्ट हुआ है, 10.5 में से 4.25 सब्ट्रैक्ट किया, क्या है 6.25 आ रहा, सॉरी 6.25 आया, आया ना, बताओ। हाँ सर। मीन वैल्यू तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दी पर एरर को आपने ऐड किया है, इवन दो क्वांटिटीज आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरर में, कि इसी को याद रखते हैं बच्चे डायरेक्ट बिना समझे, एरर कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है, उससे भी काम चल जाता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला है मल्टीप्लिकेशन और Sir, एक बार थोड़ा previous पे जी. Yes, sir. हो गया. अच्छा, इस पे क्वेश्चन नहीं किया ना अपन, सीधे अगले टॉपिक पे बढ़ गए। चलो इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या होता है, अ rectangle, length of a rectangle is 10 centimeter plus minus 0.2 centimeter and width is 6 centimeter plus minus 0.1 centimeter. Find its perimeter.
लेंथ कितना है एल नॉट प्लस माइनस, सॉरी एल नॉट बोल रहा हूँ, एल नॉट तो लिखेगा नहीं ना, टेन सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितना है b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना होता है 2 2 टाइम्स into length plus A width. plus B. दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स l प्लस b। कैसे निकालेंगे 10 प्लस 6 So Minus 16 plus minus 0.3. 0.3 है ना, दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो ठीक है, पर अब आगे क्या करें, plus minus 0.6. 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 क्योंकि प्लेन नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसको सीधे मल्टीप्लाई करोगे एरर के साथ। ठीक है, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इस 2 का क्या करें। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, मतलब अभी याद है, अभी मैंने बता दिया, समझ लिया आप लोग, याद रख लिया, एग्जाम में जाके कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए आपको बता देता हूँ, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये कभी नहीं था। पेरीमीटर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, है ना। Yes, sir. Yes. तो अब देखो क्या हुआ, 10 प्लस 10 20 प्लस 6 32, राइट। Yes. Yes, sir. प्लस 4 बार एरर है, 2 बार लेंथ का 2 बार विड्थ का, तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 कितना आया 0.6. 0.6. समझ में आया। Yes, sir. अब तो कोई Yes, दिक्कत नहीं। sir. एक्चुअली 2 जो है इसमें कोई एरर नहीं है, ये एररलेस कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सर अगर एरर के साथ एरर मल्टीप्लाई करते तो वो अभी आ रहा है, अभी पढ़ा, अभी मतलब ओके पढ़ा है। ओके सर, ओके सर. ओके, सो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज विथ एरर। ठीक है, अच्छा एरर क्यों ऐड कर सबट्रैक्ट करें, क्योंकि हम कभी भी जो इन्फॉर्मेशन पक्की है उससे ज्यादा नहीं बताना चाहते, है ना। ये दिखा था ना अपने शॉपिंग वाले एग्जांपल में, कि नहीं दिखा आप लोगों को, दिखा कि नहीं। हम लोग बताना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इतना खर्चा होगा, कम से कम इतना खर्चा होगा। ठीक है, Yes. यस सर. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ क्वांटिटी और ऑफ क्वांटिटीज विथ एरर। लेट्स से क्वांटिटी Q इज इक्वल टू क्वांटिटी A इंटू क्वांटिटी B, जहां A है आपका A नॉट प्लस माइनस डेल्टा A और B है B नॉट प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, तो ऐसे में क्वांटिटी Q कैसे निकलेगा, तो बेटा क्वांटिटी Q निकलता है, ध्यान दीजिए, क्वांटिटी Q हो जाएगा Q नॉट प्लस माइनस डेल्टा Q, है ना। Q नॉट तो सिंपल है, क्या A नॉट इंटू B नॉट, कोई दिक्कत इसमें। नो सर. प्रॉब्लम रहेगी डेल्टा Q की। अब डेल्टा Q कैसे निकाला, तो बेटा यहां का रूल बता देता हूं। रूल ये है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर multiplied or let's divide it, their relative error gets added। अगर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उनका रिलेटिव एरर ऐड होता है, रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर, एक ही चीज है ना। तो हम बोलेंगे यार डेल्टा को कितना होगा तो निकालो,
लेकिन हमें ये मालूम है डेल्टा क्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए नॉट प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। दिस मीन्स कि डेल्टा क्यू कितना होगा भाई, तो सर डेल्टा क्यू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा ए बाय ए नॉट प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट। अब क्यू नॉट कितना है, ए नॉट बी नॉट, सो दिस इज बेसिकली बी नॉट डेल्टा ए प्लस ए नॉट डेल्टा बी। दो क्वांटिटी से बड़ा सिंपल सा हो गया, बट अदरवाइज क्या करना है, रिलेटिव एरर को ऐड करना है, ठीक है। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दो मेरे को, क्योंकि बड़े काम का ही है। सर लास्ट स्टेप कैसा है एक बार समझा। यस सर, लास्ट स्टेप समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यू नॉट कितना है, ए नॉट बी नॉट है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पे, मल्टीप्लाई करो सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आता है, ओके सर, ओके सर। है ना। सो ये तो वही शॉपिंग वाले एग्जांपल में जो किए थे वही हुआ ना। नहीं, यहाँ पर कहानी कुछ और है, वो डिफरेंशिएशन के बाद समझा सकता हूँ, अभी नहीं समझा सकता। शॉपिंग वाला एग्जांपल तो सिर्फ ये बताने के लिए था कि बेटा एरर ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो सकता है इसका बड़ा और उसका छोटा, है ना। यस नहीं सर, बट कार वाला में जैसे अपोजिटली हम लोग किए थे ना। कार वाला, हाँ कार वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो कार वाले एग्जांपल में क्या था, ऐड सब्ट्रैक्शन था ना वहां पे। तो वहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एरर बढ़ा क्यों हुआ, क्योंकि इसका मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम है तो हो सकता है ये मिनिमम हो जाए, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने में वैल्यू ज्यादा आ सकती है ना, 7 तक पहुंच सकती है। ऐसा नहीं कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, हाँ है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कैश देना पड़ेगा, जब नई कार सबसे महंगे में मिले और पुरानी कार सबसे सस्ते में बिक जाए, है ना, यस तब ना सबसे ज्यादा खर्चा होगा। तो क्योंकि इसके मैक्सिमम के साथ इसका मिनिमम पेयर अप हो सकता है, इसलिए आपकी रेंज बड़ी हो गई, इसलिए एरर बड़ा हो गया। मैं ये समझाना चाह रहा था, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैं आपको बस बता रहा हूँ रिलेटिव एरर पे काम करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग कैलकुलेट करोगे, क्यू नॉट निकाल लोगे सीधे मल्टीप्लीकेशन से, उसका डेल्टा क्यू निकालने के लिए पहले आपको डेल्टा क्यू बाय क्यू नॉट निकालना पड़ेगा, तब जाकर डेल्टा क्यू निकाल पाओगे, यहाँ एक्स्ट्रा मेहनत है, ठीक है। पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर का एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वांटिटी क्यू में रिलेटिव एरर मिलेगा, फिर उसका यूज करके आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, तब जाके आप आंसर रिपोर्ट कर पाओगे। समझ में आई बात। सर मतलब डेल्टा क्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नहीं, ये फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे फॉर्मूला नहीं ना, हाँ ये यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ डब्बा नहीं बनाया क्योंकि ये सिर्फ दो क्वांटिटीज के लिए काम करेगा, अगर तीन क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही तो ये काम नहीं करेगा ना, तब यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ओके क्लियर है, यस सर। चलो फिर आगे बढ़ूं। सर एक मिनट। यस सर। चलो फिर डिवीजन में भी क्या है, रिलेटिव एरर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है बेटा। इसका प्रूफ चाहिए तो बेटा अपन को डिफरेंशिएशन जाना पड़ेगा, जो अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं, ठीक है। ओके सर। नहीं तो दूसरा प्रूफ जो है वो और जबरदस्ती लंबा हो जाएगा, उसको समझना और ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। डिफरेंशिएशन वाला प्रूफ कम से कम आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सीधे। रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, आपका विड्थ है 50 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है।
एरिया कितना होगा ये बताना है। क्या करेंगे, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सारे स्टेप ध्यान से सुनेंगे। हमें पता है एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू विड्थ। दिस इंप्लाइज ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो No, यहां sir. पर आपका ए नॉट कितना हो जाएगा, एल नॉट बी नॉट दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डेल्टा ए निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डेल्टा ए बाय ए नॉट हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल नॉट प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट। दैट मीन्स डेल्टा ए बाय 50 इज इक्वल टू 0.2 by 10 plus 0.2 by 5. This implies delta A by 50 is equal to नीचे 10 ऊपर 0.2 plus 0.4 0.6. That means अच्छा 0 मर गए, so that means delta A is equal to 3 centimeter square. This means that area A is equal to 50 plus minus 3 centimeter square. समझ में आई बात? Yes, sir. पक्का? तो जो पिछले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम काम किया ना, यहाँ पे कुछ और किया? So same था। आगे बढ़ूं? यस सर। अगला है एरर विथ पावर। लेट से आपकी क्वांटिटी जो है वो सम क्वांटिटी a टू पावर n है, ठीक है? देन दिस मीन्स कि डेल्टा q बाय q इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाय a। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपका फॉर्मूला है। सर n into delta a by a क्यों हो रहा है? देखिए सिंपल तरीके से आप ये सोच सकते हो, इसका मतलब ये हो गया कि क्वांटिटी q इज इक्वल टू a इंटू a कितनी बार, n टाइम्स, n times. है ना? Yes. सो डेल्टा q बाय q इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a कितनी बार, n times. दैट इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाय a। बट ये जो प्रूफ है ये तभी तक वैलिड है जब तक n इंटीजर है या n मतलब होल नंबर है ना? बट ये तब भी वैलिड है इवन इफ n बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आई बात? सर तो delta a by a to the power n होगा ना? So क्या? n times होगा। यार n बार ऐड हुआ ना एरर। ये प्रूफ मैंने बताया कि ये प्रूफ आपका इंटीजर के लिए या नेचुरल नंबर के लिए मैंने कर दिया, पर मैं ये बता रहा हूं कि जनरल नंबर के लिए प्रूफ करने के लिए फिर से डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है? पर ये चीज जो है ये वैलिड हर सारे नंबर्स के लिए, ओके सर। ठीक है? मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं, इसका प्रूफ मैं आपको नेचुरल नंबर के लिए बता सकता हूं, और रियल नंबर के लिए मुझे इसके प्रूफ के लिए चाहिए होगा डिफरेंशिएशन, जो अपन को आता नहीं, अभी तक नहीं आता। अपन दूसरी क्लास में सीख लेंगे बट अभी अपन को नहीं आता, ठीक है? सो अगर मेरे पास क्वांटिटी Q अगर ऐसी है, a टू पावर n इंटू b टू पावर m अपॉन c टू पावर लेट्स से p,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू कितना हो जाएगा, मैं बता देता हूं आपको, n टाइम्स डेल्टा ए बाय ए प्लस m टाइम्स डेल्टा बी बाय बी प्लस p टाइम्स डेल्टा c बाय c। किसी को अगर समझ में आया हो तो बता दो, नहीं आया मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, कोई अगर सोच के इस कैसे आया ये समझ पाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। Yes, sir. आ गया? यस सर आ रहा है। आ रहा है? Yes. क्या Yes, है, sir. देखिए ये सर सी तो क्वांटिटी क्यू का जो रिलेटिव एरर होगा वो इस ब्रैकेट का रिलेटिव एरर प्लस इस ब्रैकेट का रिलेटिव एरर प्लस इस ब्रैकेट का रिलेटिव एरर होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यस सर। है ना। और इस ब्रैकेट का रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, n टाइम्स डेल्टा ए बाय, यहां सीखा ना अपन ने। Yes, sir. यस इसका सर। कितना हो जाएगा, m टाइम्स डेल्टा बी बाय बी, इसका कितना हो जाएगा, p टाइम्स डेल्टा सी बाय सी। तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, बहुत जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ रिलेटिव एरर नहीं, परसेंटेज एरर के साथ भी सेम काम करोगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को अच्छा क्या बोलते हो, प्रूफ कर लें क्या, दूसरा वाला प्रूफ मल्टीप्लिकेशन में जो रिलेटिव एरर ऐड हो जा रहा है उसका, Yes, sir. यस सर कर लेते हैं। कर लें? यस सर। चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लो। Sir, हो गए. सर हो गया। हो गया। प्रूफ फॉर एरर व्हाइल मल्टीप्लिकेशन, बिना डिफरेंशिएशन वाला प्रूफ है। डिफरेंशिएशन वाला प्रूफ तुरंत 3 लाइन में, इसमें थोड़ी मेहनत है। क्वांटिटी Q is equal to A into B, that is equal to A plus minus delta A into B plus minus delta B, ठीक है। This implies quantity Q is equal to AB plus minus A delta B plus minus B delta A plus minus delta A into delta B, right? Yes, sir. This implies Q naught plus minus delta Q is equal to AB plus minus A delta B plus B delta A plus minus delta A into delta B। Q naught तो कितना, AB के बराबर ही है, तो this Yes. implies delta Q is equal to A delta B plus minus B delta A plus minus delta A delta B। This means delta Q by Q is equal to A delta B upon AB plus minus B delta A upon AB plus minus delta A delta B upon AB, right? है ना, यस सर। क्योंकि Q और AB बराबर है। अब मैं क्या बोलूंगा, दिस इज निग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये दो रिलेटिव एरर का प्रोडक्ट है, दोनों ही बहुत छोटे हैं, छोटा इंटू छोटा बहुत छोटा, राइट? तो Yes. मतलब ये नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़ा होता है कि छोटा होता ये बड़ा होता है। है? बड़ा होता है। अच्छा एक काम करो तो 0.1 इंटू 0.1 करो, 0.0. बड़ा हो गया, 0. छोटा हो गया। छोटा हो गया ना। 0.001 इंटू 0.001 करो तो Sir, बहुत छोटा. 1 in. बहुत छोटा हो गया, है ना। यस सर। यस सर। तो मतलब कि अगर 1 से छोटे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर और छोटा होता जाता है। वैसे ही करिए तो 1% मल्टीप्लाइड बाय 1% कितना हो जाएगा, 1% मतलब 1/100 Yes, sir. इंटू 1/100 कितना हो जाएगा, 1 बाय, बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया,
यस सर, निग्लिजिबल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, तो ये दोनों ही एरर्स तो 1%, 2%, 3% के रेंज में ही है, उनका प्रोडक्ट बहुत छोटा हो जाएगा, Yes. तो उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि डेल्टा ए बाई इंटू डेल्टा बी बाई बी है, दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, सर दिस इम्प्लाइज, एक सेकेंड, डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना चाहिए, प्लस लिखना चाहिए क्योंकि एरर से ऐड होता है, प्लस डेल्टा ए बाय ए, राइट? अच्छा चलो, सर हाँ सर आपने जब थर्ड स्टेप में प्लस माइनस कॉमन लिया तब ओ सर अभी आप प्लस माइनस, यस ठीक है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? देखो, प्लस माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे प्लस नहीं हो जाएगा भाई, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, क्योंकि हो सकता है ये वाला प्लस हो, ये वाला माइनस हो। समझ में आई बात? यस सर, अभी भी ये प्लस माइनस ही रहेगा, पर अंत में मैंने बोला कि यार एक्चुअली क्योंकि एरर है तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सब ऐड ही हो जाएगा, इसलिए मैंने ये माइनस हटा दिया। ठीक है, यस सर, तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ रिलेटिव एरर ऐड होता है? यस सर। यस सर, चलो फिर कॉपी कर लो।